Good morning, officers. A very warm welcome you all in this online training session. In this video, we are going to discuss the topic that is declaratory suit. घोषणात्मक वाद के बारे में हम आज बात करेंगे. Any person entitled to any legal character or any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such legal character or right, and the court may, in its discretion, declare therein that he is so entitled. Yes, officers, you are right. We are talking about section 34 of Specific Relief Act. जब घोषणात्मक वाद के बारे में बात होती है तो सबसे पहले हमारे समक्ष जिस प्रावधान के बारे में विचार आता है वो क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 क्या कहता है? इसका जो हेड नोट है वो ये कहता है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेयर ऑफ स्टेटस और राइट. एनी पर्सन, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपको, ये क्या कहता है? एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character, legal character or right, and the court may in its discretion declare therein that he is so entitled. The plaintiff need not to ask any further relief in such a suit. लेकिन इस सेक्शन के साथ एक प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ mere डिक्लेरेशन ऑफ अ टाइटल ओमिट्स टू डू सो. कोई भी न्यायालय ऐसी घोषणा नहीं करेगा वहां जहां पर वादी इस बात के लिए सक्षम होते हुए कि वो फर्दर रिलीफ न्यायालय से मांग सके और वैसा मांगने से वो विरत रहता है. ठीक, इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन है जो ट्रस्ट के मामले में इंटरेस्टेड टू डिनाई पर्सन को बताता है. जो ट्रस्टी है उसको माना जाएगा कि ही इज द पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई द इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी एंड ऑल. अब बात करते हैं कि सेक्शन 34 में कोर्ट से डिक्लेरेटरी डिक्री प्राप्त करने के लिए प्लेंटिफ को क्या एस्टेब्लिश करना होगा, या ये कह सकते हैं कि क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं सेक्शन 34 के. तो वो ये है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन द प्लेंटिफ मस्ट एस्टैब्लिश दैट ही इज इंटाइटल्ड. इंटाइटलमेंट का यहां पे क्या मतलब है? हक, अधिकार का मतलब है. किस चीज का उसका हक है? इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर. वो किसी लीगल स्टेटस या लीगल कैरेक्टर का हकदार है, ये उसे एस्टैब्लिश करना होगा. या अगर वो प्रोप्राइटरी राइट के बारे में दावा करता है तो उसे उस राइट को एस्टैब्लिश करना होगा, दैट ही इज इंटाइटल्ड टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी. उसके बाद जो तीसरी इसेंशियल कंडीशन है, डिनायल ऑफ डिफेंडेंट, उसको ये भी एस्टैब्लिश करना होगा अपने केस में जब वो सूट लाता है, क्या? दैट द डिफेंडेंट हैज डिनाइड और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट. ठीक है. इसके अतिरिक्त जो प्रोवाइजो है ये डिस्क्रिशनरी पावर पे थोड़ा सा बंधन अधिरोपित करता है. इसलिए आगे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. जो चौथी कंडीशन आती है, क्या?
that the plaintiff has sought all the reliefs in the suit. सारे रिलीफ का उसने अपने वाद में दावा कर दिया है। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इंटाइटलमेंट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस सेक्शन में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब प्रेजेंट इंटाइटलमेंट से है। उसका जो हक है, देखिए जो हम घोषणा करते हैं, न्यायालय किसी भी तथ्य की घोषणा तभी कर सकता है जबकि वो तथ्य अस्तित्व में हो। दैट फैक्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। और उसका एग्जिस्टेंस कैसा होना चाहिए? दैट एग्जिस्टेंस मस्ट बी प्रेजेंट वन। जिस समय वादी ने सूट फाइल किया है आपकी कोर्ट में, उस समय उस इंटाइटलमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और ये एग्जिस्टेंस कब तक होना चाहिए? जब तक कि सूट फाइनली डिस्पोज नहीं हो जाता, जब तक कि कोर्ट उस पर फाइनल अपना जजमेंट नहीं कर देती, उस डेट तक, इवन जजमेंट की डेट तक उसका ये इंटाइटलमेंट एग्जिस्ट करता होना चाहिए। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा? डिक्लेरेटरी डिक्री उसे नहीं मिलेगी और सूट फेल कर जाएगा। एग्जाम्पल, किसी ज्वाइंट फैमिली में पार्टीशन जो फ्यूचर में होना है, या उसमें किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर शेयर का हकदार होगा, ये क्या है? ये फ्यूचर का उसका इंटाइटलमेंट है। इस फ्यूचर के इंटाइटलमेंट के लिए वो सूट के कोर्ट में नहीं ला सकता है। पास्ट के पहले कभी किसी राइट के लिए, लीगल कैरेक्टर के लिए या प्रोप्राइटरी राइट के लिए उसका इंटाइटलमेंट था, इसके लिए भी वो सूट लाई नहीं करेगा। क्या होना चाहिए? उसका इंटाइटलमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट में उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट एंड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सूट। उसका जो ये राइट है, उसका जो ये टाइटल है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति आपकी कोर्ट में केस फाइल करता है, वो ये कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसका फ्यूचर में परफॉर्मेंस होना है, उसमें उसका एक पर्टिकुलर राइट है। अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस फ्यूचर डेट में कभी होना है, इतने दिनों में हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कर जाए, या हो सकता है कि जिस पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, उसका ब्रीच कर देता है। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन वो डिक्लेरेशन नहीं ले पाएगा। ठीक? तो क्या होना चाहिए? वो इंटाइटलमेंट, दैट शुड बी द प्रेजेंट इंटाइटलमेंट। लीगल कैरेक्टर की बात होती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। लीगल कैरेक्टर क्या है? ये किसी व्यक्ति की विधिक हैसियत है। लीगल स्टेटस इसका मतलब होता है। और लीगल स्टेटस कैसा होगा? ये सापेक्ष होता है। किसी चीज के सापेक्ष हो सकता है या किसी व्यक्ति के सापेक्ष हो सकता है। ठीक? इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देख सकते हैं। जैसे कोई महिला है, कोर्ट के सामने ये बात लाती है डिक्लेरेशन के लिए कि वो डिफेंडेंट की लीगली वेडेड वाइफ है, विधितः विवाहित पत्नी है प्रतिवादी की, इस आशय का डिक्लेरेशन का सूट लाती है। तो ये क्या है? उसके लीगल स्टेटस का डिक्लेरेशन है, उसके विधिक हैसियत का डिक्लेरेशन, दैट इज लीगल कैरेक्टर।
इसी प्रकार कोई प्लेंटिफ ये डिक्लेरेशन चाहता है न्यायालय से कि वो फला व्यक्ति का वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, उसकी वैधानिक संतान है वो। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? क्यों कि इससे उसके राइट्स पे प्रभाव पड़ता है, सांपत्तिक राइट हो सकते हैं, और भी जितने भी राइट्स किसी रिश्ते से यानी किसी के पुत्र होने से उसको प्राप्त हो सकते हैं, इसके लिए वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है, इसके डिक्लेरेशन का जो वो सूट लाता है, तो वो किस चीज़ का डिक्लेरेशन सीख कर रहा है यहाँ पे? ये अपने विधिक हैसियत का। वो क्या है? लेजिटिमेसी, विधिक पुत्र होना उसका क्या है? उसकी विधिक हैसियत है, उसका लीगल कैरेक्टर है। इसी प्रकार वोटिंग का जो राइट है, वो कोई व्यक्ति वोट कास्ट करने का अधिकारी है, ये भी क्या है? लीगल कैरेक्टर है। इसको अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, हालांकि कई केसेस में इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप ये नोट कर लीजिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस महावीर प्रसाद का भारतीय का केस है, AIR 1988 इलाहाबाद 160। इसमें क्या कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने? इसको डिस्क्राइब किया लीगल कैरेक्टर को, कहा द वर्ड लीगल कैरेक्टर इंडिकेट द लीगल स्टेटस, अ डिक्लेरेशन दैट द डिफेंडेंट इज नॉट द सन ऑफ प्लेंटिफ और हिज एडॉप्टेड सन, और द प्लेंटिफ इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, और दैट he is the son of A and not the son of B, or that a lady plaintiff either is or is not the wife of the defendant, and the similar declaration as to whether the plaintiff is a member of an agricultural tribe, and as to whether the plaintiff is or is not a member of any specified class would be covered within the meaning of declaration of legal character। इसमें इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये साइटेशन आप नोट कर लीजिए, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस महावीर प्रसाद, AIR 1988 इलाहाबाद 160। तो लीगल कैरेक्टर के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं जो इंटाइटलमेंट टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। सेक्शन 34 में जो प्रोप्राइटरी राइट की बात की गई है वो कैसी हो सकती है? इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए यहां पे एज टू वर्ड इस्तेमाल किया गया। ये नहीं कहा लेजिस्लेचर ने कि राइट टू एनी प्रॉपर्टी, कहा राइट टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। मतलब क्या है इसका? इसके स्कोप को ये जो वर्ड है एज टू, ये बढ़ा देता है। इसमें हर प्रकार किसी संपत्ति से संबंधित, मतलब सिर्फ ओनरशिप से मतलब नहीं है, यहां पे किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार के अधिकार के डिक्लेरेशन का वो दावा सेक्शन 34 में प्लेंटिफ कर सकता है, अगर ये कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस? वो इंटाइटल है, ये स्टैब्लिश कर देता है, और ये भी स्टैब्लिश कर देता है कि डिफेंडेंट उसको डिनाई कर रहा है या डिनाई करने में इंटरेस्टेड है, तो इसका वो डिक्लेरेशन कोर्ट से सीक कर सकता है। क्या क्या है इसमें कवर होता है? एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू ओन, ओनरशिप हो गई। राइट टू पजेस, कब्जे का अधिकार हो गया। राइट टू क्लेम चार्ज और मेंटेनेंस, किसी भी संपत्ति पे भार या उसके मेंटेनेंस का दावा वो कर सकता है इस सेक्शन के अंदर। और राइट टू पैसेज, यानी ईजमेंट्री राइट का डिक्लेरेशन भी वो कोर्ट से सीक कर सकता है प्लेंटिफ। ठीक, आगे चलते हैं। उसको क्या साबित करना है सूट को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, कि
द डिफेंडेंट हैज डिनाइड हिज टाइटल टू सच लीगल कैरेक्टर और राइट एज टू प्रॉपर्टी। प्रतिवादी ने उसका या तो इनकार किया है या इनकार करने में वो हितबद्ध है, उसके स्वत्व को इनकार करने में या स्वत्व को न मानने में वो हितबद्ध है। ही इज इंटरेस्टेड टू डिनाई, या वो इनकार कर रहा है। ये जो डिनायल है डिफेंडेंट का, ये डिनायल कैसा होना चाहिए? जो प्लेंट आपके सामने आया है उसके फैक्ट्स को पढ़ के आपको इस बात को देखना है कि जो डिनायल है वो कोरी कल्पना तो नहीं है वादी की, केवल सस्पेशन या संदेह के आधार पर तो वादी नहीं आ गया। क्या है? डिनायल ऑफ द डिफेंडेंट मस्ट बी एन एक्चुअल टैंजिबल डिनायल। कंप्लीट हॉस्टिलिटी होनी चाहिए डिफेंडेंट की, और ये जो हॉस्टिलिटी है ये कैसी होनी चाहिए? एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। हॉस्टिलिटी का एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? वर्ड्स के माध्यम से हो सकता है या कंडक्ट के माध्यम से हो सकता है, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए उसका डिनायल और क्लियर होना चाहिए। जो भी फैक्ट वादी ने अपने प्लेंट में दिए हैं उस फैक्ट से स्पष्ट डिनायल दर्शित होना आवश्यक है, और इस डिनायल को उसको ड्यूरिंग ट्रायल साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना भी आवश्यक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पे प्रोवाइजो की बात करते हैं हम। प्रोवाइजो में क्या कहा गया? नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ mere declaration of a title omits to do so। वादी इस बात के लिए सक्षम होते हुए भी कि वो फर्दर रिलीफ कोर्ट से सीख करे, मांगे, और ऐसा करने से वो विरत रहता है, ऐसा रिलीफ वो सीख नहीं करता है। अभी जब शुरुआत में हमने बात करी सेक्शन 34 में, उसका जो मेन सेक्शन है उसमें कहा गया द प्लेंटिफ नीड नॉट टू सीक एनी फर्दर रिलीफ। फिर प्रोवाइजो में कह दिया गया नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ ओमिट्स टू डू सो। क्या मतलब हुआ इसका? आगे हम डिस्कस करेंगे। सामान्यतया जो सेक्शन 34 का जो मेन सेक्शन है उसमें जो कहा गया नीड नॉट टू सीक एनी फर्दर रिलीफ, वो रिलीफ का नेचर और प्रोवाइजो में जो रिलीफ का नेचर है इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? वो अंतर ये है कि सुबह से शाम तक आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहां से आते हैं, एक टाइम खाना खाया आपने, एक टाइम नहीं खाया तो काम आपका चल जाएगा। एक टाइम खाना नहीं खाया तो काम आपका चल जाएगा। आप ये बताइए, अगर आप सांस नहीं लेंगे, अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे 24 घंटे क्या 1 घंटे अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? यही अंतर है उस फर्दर रिलीफ का जो मेन सेक्शन में है और जो प्रोवाइजो में है। इस रूल, इस प्रोवाइजो को इस सेक्शन में लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेट किया है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी प्रतिवादी को एक ही वाद कारण के लिए बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट नहीं होना चाहिए, वाद की बहुलता नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो आवश्यक है डिक्लेरेटरी डिक्री की रिलीफ को फ्रूटफुल होने के लिए, वो ऐसी कोई रिलीफ जिसके बिना डिक्लेरेटरी डिक्री की रिलीफ फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी आपके लिए, वो आपको
सीक करना होगा। मतलब प्लेंटिफ को उस रिलीफ को सीक करना मस्ट है, और अगर मामले के तथ्यों परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत अगर न्यायालय को यह प्रकट होता है कि ऐसी कोई आवश्यक रिलीफ वादी के द्वारा सीक करनी चाहिए थी और उसने सीक नहीं किया है, ऐसी रिलीफ नहीं मांगी है, ऐसा अनुतोष न्यायालय से नहीं चाहा है अपने वाद पत्र में, तो उसको पक्ष में डिक्लेरेशन कोर्ट नहीं देगी। ये जो प्रोवाइजो है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे थोड़ा सा बंधन लगाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर एक केस है अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का। वैसे तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं इस पे, इसको आप नोट कर लीजिए। महंत इंदिरा नारायण दास वर्सेस महंत गंगाराम दास एंड अदर्स, AIR 1955 इलाहाबाद 683। क्या कहा इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने? कहा, बाय रीडिंग द लास्ट क्लास ऑफ द मेन सेक्शन वेयर इट इज स्टेटेड दैट द प्लेंटिफ नीड नॉट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ एंड द प्रोवाइजो टुगेदर, it appears that the proviso refers to a relief not such that the plaintiff may or may not ask for it. मेन सेक्शन में जो रिलीफ है वो उसकी प्रकृति कैसी है कि वो मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि मांगे, यही मेन सेक्शन में कहा गया है। लेकिन बट वन जो प्रोवाइजो में है क्या कहता है? बट वन विच द प्लेंटिफ मस्ट सीक इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल एंड सब्सटेंशियल रिलीफ सुटेबल फॉर हिम। उसकी प्रकृति कैसी है प्रोवाइजो वाले की? वो इस तरह की है कि उसको आवश्यक है कि वो उस रिलीफ को सीक करे जिससे कि उसको सब्सटेंशियल रिलीफ प्राप्त हो सके। A relief which the plaintiff will have to seek by means of some subsequent suit or application in order that he may make the declaratory relief fruitful to himself. डिक्लेरेटरी रिलीफ को उसके लिए फ्रूटफुल हो, डिक्लेरेटरी रिलीफ जो है कोर्ट की वो वादी के लिए फ्रूटफुल हो, इसके लिए सब्सिक्वेंट सूट फाइल करना पड़े किसी अन्य अनुतोषकों के लिए या एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वैसा रिलीफ अगर वो प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग सीक नहीं किया है तो उसके पक्ष में डिक्लेरेशन नहीं होगा, डिक्लेरेटरी डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में नहीं दी जा सकती। इसी को डिस्क्राइब किया आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, AIR 1955 इलाहाबाद 683। जैसा मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था, यहां पे आपने ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ा होगा। ये क्या कहता है? टू इंश्योर दैट नो डिफेंडेंट इज सूड और वेक्स ट्वाइस, इसका ऑब्जेक्ट 2 रूल 2 का भी वही है, फॉर द सेम काज ऑफ एक्शन। और उसी वाद कारण पे बार बार वाद लाने के से वादी को रोकने का उद्देश्य ऑर्डर 2 रूल 2 CPC का है। और इसी आशय का ये जो प्रोवाइजो है सेक्शन 34 में ये कहा गया कि जो रिलीफ उसके लिए मस्ट है उसको अवश्य ही सीक करना चाहिए। इसका एग्जांपल्स और इस पे रूलिंग्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मैं ये नोट कर लीजिए आप। विनय कृष्ण वर्सेस केशव चंद्रा 1993, सप्लीमेंट्री ब्रैकेट में 3 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 129। क्या कहा इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? ये एग्जाम्पल है इसका, देख लीजिए। इफ द प्लेंटिफ हैड बीन इन पोजेशन
then a suit for mere declaration would be maintainable. किसी संपत्ति के बारे में अगर वादी का दावा है और उस पर उसका कब्जा है, तो उसके टाइटल के बाबत, उसके स्वत्व के बाबत डिक्लेरेटरी सूट उसका मेंटेनेबल है. द लॉजिक corollary whereof would be that if the plaintiff is not in possession, a suit for mere declaration would not be maintainable. अर्थात अगर वो पोजेशन में नहीं है तो डिक्लेरेटरी सूट में उसको क्या करना होगा, उसको पोजेशन की रिलीफ भी सीक करनी होगी कोर्ट से. यही बात 2012 के यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिमुद्दीन एंड अनदर 2012-8 SCC 148, इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा दैट अ सूट सीकिंग मेयरली डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप albeit a property without seeking possession when the plaintiff is not in possession of the property is not maintainable. तो यहां पर इस प्रोवाइजो का ऑपरेशन यही है कि जो भी अनुतोष डिक्लेरेटरी सूट के फ्रूटफुल होने के लिए आवश्यक है उसको अपने प्लेंट में सीक करना होगा, अदरवाइज डिक्लेरेटरी डिक्री का सूट उसका मेंटेनेबल नहीं होगा. ठीक, आगे चलते हैं. अब जैसा कि सेक्शन के टाइटल से ही स्पष्ट है, डिस्क्रिशन के बारे में बात करता है ये टाइटल, और क्या कहता है कि इसमें कोर्ट को डिस्क्रिशन है. आप सारी चीजें स्टैब्लिश कर देने के बावजूद भी वादी के पक्ष में डिक्लेरेटरी डिक्री पारित करने से इनकार कर सकते हैं. डिक्लेरेशन को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता है वादी. ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की. बट ऑफिसर्स रिमेंबर, बहुत ढेर सारे जजमेंट आपने पढ़े होंगे पढ़ाई के दौरान भी, कि जहां पर न्यायालय के वैवेकी क्षेत्राधिकार का प्रश्न आता है, विवेक के प्रयोग करने का प्रश्न आता है, तो विवेक कैसा होना चाहिए, विधि के मान्य सिद्धांतों पर आपका वैवेकीय निर्णय आधारित होना चाहिए. शुद्ध अंतःकरण से ही आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ वैश्य वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स 1976 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स वॉल्यूम 2 पेज 1006, कमिटी ऑफ वैश्य वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स 1976 SCR वॉल्यूम 2 पेज 1006. क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, द डिस्क्रिशन टू बी एक्सरसाइज्ड इज judicial discretion which must be based on sound principles of justice, equity and good conscience. The court is required to do a balancing of interest. कोर्ट क्या है, इंटरेस्ट का बैलेंसर है. The court is required to do a balancing of interest as between the parties involved in a dispute and accordingly is to exercise its discretion. दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखना है आपको. केवल एक पक्ष के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो वो इक्विटेबल रिलीफ नहीं है, शुद्ध अंतःकरण से प्रदान किया गया अनुतोष भी नहीं है. ठीक, और क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने, द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस
and fair play and should exercise the discretion only if the ends of justice require. आप अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करेंगे जब न्याय के लिए, न्याय हित में यह आवश्यक है कि आपके डिस्क्रिप्शन का, वैवेकी शक्ति का प्रयोग किया जाए। सिविल कोर्ट के पास उसका न्याय के हित को संरक्षित करना एज अ कोर्ट, उसकी जो पावर है दैट इज इनहेरेंट इन द कोर्ट इटसेल्फ। ठीक, तो विवेक का जहां प्रयोग करने का प्रश्न है, आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। किसी के साथ आपके कृत्यों से अनजस्टिस ना हो पाए, इसको आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही बोल्ड तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जो पक्षकार आपके समक्ष आया है उसको न्याय प्रदान करने के दृष्टिकोण और मंशा रखते हुए आपको काम करना है और आपको अपने क्षेत्राधिकार का पूरा प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन सावधानियां बरतनी है। जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, किसी गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या होना चाहिए, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई रूलिंग में कुछ कहा हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब भी आपको वैवेकी शक्ति का प्रयोग करना है, जो भी लॉ लेट डाउन किया गया है, जो भी प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। डिक्लेरेशन जो प्लेंटिफ सीक करता है कोर्ट से, वो पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के डिक्लेरेशंस होते हैं। पॉजिटिव डिक्लेरेशन का मतलब कोई व्यक्ति किसी हक का अधिकारी है, किसी अधिकार का हकदार है, टाइटल का हकदार है, किसी प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार के राइट का वो उसका हक है, वो तो वो सीख कर सकता है। ये नहीं कह सकता कि इस संपत्ति पे इनका कोई अधिकार नहीं है, फला संपत्ति पे प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है। दैट इज अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव रिलीफ। तो डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक निगेटिव डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 35 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो सेक्शन 34 में जो कोर्ट डिक्लेरेशन की रिलीफ प्रदान करती है उसके इफेक्ट के बारे में बात करता है और इसको वो क्या कहता है कि ये केवल वाद के पक्षकारों पर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही बाध्यकारी होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, a declaration made under section 34 is binding on both the parties to the suit and the persons claiming through them respectively, and where any of the parties are trustee and the persons for whom, if in existence at the date of declaration, such party would be trustees. ट्रस्ट के मामले में जिसके लिए वो ट्रस्टी है उन पर भी लागू होगा, लेकिन ये पक्षकारों पर या उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर ही लागू होता है और ये राइट इन पर्सोनम की तरह इसका इफेक्ट होगा, ना कि राइट इन रेम की तरह। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल सेक्शन 34 में ही डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया जा सकता है? सामान्यतया सेक्शन 34 में ही डिक्लेरेटरी सूट फाइल होता है कोर्ट्स में, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 इज नॉट एन एग्जॉस्टिव। केवल धारा 34 के परिधि में जो डिक्लेरेशन की बात की गई है ये संपूर्ण नहीं है, इसके बाहर भी डिक्लेरेशन हो सकता है।
सेक्शन 9 सीपीसी का आपने पढ़ा होगा। सेक्शन 9 में आपके क्षेत्राधिकार के बारे में क्या कहा गया है? कहा गया द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हियर इन कंटेंट, यानी सीपीसी में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके अधीन रहते हुए द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या इम्प्लाइडली आपका क्षेत्राधिकार जब तक बाधित ना हो, आप प्रत्येक प्रकार के वाद जो सिविल नेचर का है उसको सुनने का, उसको कॉग्निजेंस लेने का, उसका विचारण करने का आपको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये आपके क्षेत्राधिकार को काफी बड़ा कर देता है। अब आप कहेंगे कि सेक्शन 34 में जो डिक्लेरेशन है उसके अलावा क्या आ सकता है? सेक्शन 34 में डिक्लेरेटरी सूट्स जो फाइल होते हैं उसके स्पेसीज बताए गए हैं। क्या है? डिक्लेरेशन एज टू लीगल कैरेक्टर और राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। इसके अलावा क्या डिक्लेरेशन हो सकता है? हो सकता है, इसके अलावा भी डिक्लेरेशन हो सकता है। मान लीजिए फ्रॉड के आधार पर कोर्ट से कोई डिक्री करा ली गई है, प्राप्त कर ली गई है, तो उस डिक्री का लॉ में क्या इफेक्ट है? वो नलिटी है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है। वो डिक्री एग्जिस्ट कर रही है, उससे किसी के टाइटल पर क्लाउड कास्ट हो रहा है, तो उसके पास क्या अनुतोष है? वो आपकी कोर्ट में आ सकता है और कह सकता है कि ये जो डिक्री डिफेंडेंट ने प्राप्त की है अदालत से, वो फ्रॉड के बेस पे प्राप्त की है, वो उसको शून्य घोषित कर दिया जाए। इस स्पेसीज को सेक्शन 34 में कवर नहीं किया गया है। इस तरह के तमाम मामले हो सकते हैं। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम राघव रेड्डी वर्सेस शेषु रेड्डी का केस है 1966, सप्लीमेंट्री SCR 720, AIR इसका अलग साइटेशन है, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 436, फिशर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1899 26, सुप्रीम कोर्ट जनरल फिल्म्स वर्सेस HH महाराजन भाईनाथ AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 1810। इस केस में क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने? कहा सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव प्रोविजन फॉर डिक्लेरेटरी सूट्स एंड सूट्स फॉर डिक्लेरेशन कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 CPC। तो धारा 9 में आपको बहुत ज्यादा क्षेत्राधिकार है। डिक्लेरेशन का सूट जो सेक्शन 34 में कवर नहीं होता है वो सेक्शन 9 CPC में आपके सामने फाइल हो सकता है और आप उस पर डिक्लेरेटरी डिक्री पारित कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका कॉग्निजेंस किसी लॉ से बार्ड ना किया गया हो। ठीक, यहां तक आए हम। अब आगे बात करते हैं। ये बहुत ही डिबेटेबल प्रश्न है। सिविल डेथ के डिक्लेरेशन का सूट आता है सिविल सूट्स में। इसमें जो डिबेट किए गए वो कई आर्टिकल्स थे इस पे जो कभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए। इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ये पाया गया है कि सिविल डेथ के डिक्लेरेशन के बारे में निश्चित रूप से ये जो स्पेसीज है ये कवर नहीं होती है सेक्शन 34 में, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इसको मना नहीं किया।
और अपने हाई कोर्ट ने भी कहीं इसको मना नहीं किया है। क्या आर्गुमेंट्स होते हैं इस पे? सिविल डेथ का डिक्लेरेशन बेसिकली उसका बेस क्या है? एविडेंस एक्ट का सेक्शन 107 एंड 108। 107 में क्या है कि 30 साल के अंदर किसी व्यक्ति को जीवित होना अगर सुना गया है, जहां वह प्रश्न उठता है किसी भी कार्रवाई में, वाद या कार्रवाई में यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति जीवित है, अमृत है, और 30 वर्ष के भीतर उसका जीवित होना ज्ञात है या सुना गया है, तो वो जीवित नहीं है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पे है जो ये कहता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन 108 एक तरह से 107 का एक प्रोवाइजो है और ये कहता है कि अगर 7 वर्षों तक यदि किसी व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसके जीवित होने या मृत होने का प्रश्न है, उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं सुना गया है या नहीं जाना गया, नहीं देखा गया है, जिनके द्वारा मामले के सामान्य परिस्थितियों में अवश्य ही अगर वो जीवित होता तो देखा जाना चाहिए था या सुना जाना चाहिए था, तो उसके बारे में ये माना जाएगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद ये बर्डन ओनस शिफ्ट कर जाता है उस व्यक्ति पर जो ये कहता है कि वो जीवित है। तो ये तर्क दिया गया कि ये जो सेक्शन है ये प्रोसीजरल लॉ है, इट इज नॉट एन सब्सटेंटिव लॉ। सही है, कोई बात नहीं है, और इसके बेस पे किसी को कोई राइट नहीं, कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है कि वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल करे। और इसको कनेक्ट किया गया सेक्शन 34 से। ये कहा गया कि वहां पर कोई पर्सन ऐसा है नहीं जो डिनाई करता हो, उसका डिनाइल होना चाहिए सेक्शन 34 अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये भी तर्क दिया गया कि अगर आप ये कहते हैं कि सेक्शन 9 सीपीसी में ये कवर होता है, तो सेक्शन 9 सीपीसी में भी किसी का ये सिविल राइट, भाई सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब क्या है? सिविल राइट और ऑब्लिगेशन का वो सूट है। लेकिन किसी की मृत्यु कैसे किसी का सिविल राइट या ऑब्लिगेशन हो सकता है? ऑफिसर्स, ये सिर्फ और सिर्फ समझने की एक बात है। कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो व्यूज हैं, जैसे कैलकाटा हाई कोर्ट ने कई केसेस में ये कहा कि नहीं ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन अपने हाई कोर्ट ने किसी भी केस में अभी तक जो मैंने पढ़ा है ये नहीं कहा कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जहाँ तक मैंने पढ़ा कहीं पर भी इसको मना नहीं किया है। ठीक, अब अगर इस तरह का सूट आपके पास आता है, किस कंडीशन में आएगा? जैसे मान लीजिए कि किसी के फादर की डेथ हो गई है और उसको कंपनसेट ग्राउंड पे डाइंग इन हार्डनेस में जो उसको सर्विस मिलती है उसको उसके लिए अप्लाई करना है, और 7 साल से उसके फादर लापता हैं, कुछ भी उनके बारे में पता नहीं है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? मान लीजिए अगर प्रोप्राइटरी राइट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसके पास तो रेमेडी है कि प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन का सूट ले आए सिविल कोर्ट के सामने, और सिविल कोर्ट 108 एविडेंस एक्ट के तहत उसको प्रिज्यूम करते हुए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में डिक्लेरेशन कर सकता है, घोषित कर सकता है। पार्टीशन का सूट वगैरह आता है, उसमें भी किसी भी कार्रवाई में उसके जीवित या मृत होने का प्रश्न है तो उसको प्रिज्यूम किया जा सकता है। और कोई रिलीफ उसको लेना है, या मान लीजिए सक्सेशन की बात है, ठीक है, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कई बार क्या होता है कि पॉलिसी वाले जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो भी ये कह देते हैं कि आप जाइए सिविल कोर्ट से डिक्लेरेशन लेकर के आइए, या कभी कभी रेवेन्यू कोर्ट्स में पार्टीशन का सूट है या डिक्लेरेशन का सूट है या उसको नामांतरण कराना है, अपना म्यूटेशन कराना है और कोर्ट में जाता है, वहाँ भी ये कह दिया जाता है कि जाइए आप सिविल कोर्ट से सिविल डेथ की डिक्लेरेशन लेकर के आइए। डिफेंस में कई ऐसे रूल्स और प्रोविजंस हैं जहाँ पर कि उसको जो बेनिफिट्स मिलना होता है जब लापता है तो पहले तो केस फाइल होता है, जो एब्सकॉन्डर हो जाता है कोई भी डिफेंस पर्सनल, तो उसके बाद अगर नहीं मिलता है, ये पता चलता है कि 7 वर्ष से लापता है, तो जो भी उसके हेयर्स हैं, जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं, उसके सर्विस में जो भी उसके डिपॉजिट्स हैं, जमा है, जीपीएफ है, पीपीएफ है, उसका लाभ उसको कैसे मिलेगा? तो कभी कभी ये प्रोविज़न है कि वो दे देते हैं, उसके लिए भी प्रोविज़न बनाया है, उसमें क्लियर कट प्रोविज़न है। रेलवे में भी कई क्लियर कट प्रोविजंस हैं, तो उसको दे देते हैं, 7 वर्ष से लापता है तो उसके प्रोविज़न, लेकिन कहीं कहीं पे ये प्रोविज़न नहीं है, साइलेंट है।
तो उसके बारे में वहाँ से ये डायरेक्शन हो जाता है कि वो डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से लेकर के आए। अब ये पर्सन आपके समक्ष आता है तो आपके पास, अगर आपने उसको मना कर दिया तो उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। क्या देखना है हमें? आपने ये सुना होगा जैसे कि जो स्टेट है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि अगर कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसे ढूंढ के ले आए। कोई व्यक्ति जीवित है, जीवित होना भी, ज्ञान कौर के केस में आपने देखा कि कहा गया नहीं, आपको आपकी जो जीवन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें अपनी जान लेने का अधिकार शामिल नहीं है, सुसाइड करने का अधिकार शामिल नहीं है। आप क्या हैं? यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है अपने संविधान के माध्यम से। राज्य की ये ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को जो जीवित है उसे ढूंढे, अगर वो चला गया है, खो गया है, या उसके बारे में, उसके वेयर अबाउट्स को वो पता करे। लेकिन अगर नहीं पता कर पाता है तो क्या माना जाएगा? क्या यहाँ पे हम समझ सकते हैं निश्चित रूप से कि स्टेट इज ऑलवेज देयर टू डिनाई द डेथ ऑफ अ पर्सन। मिसिंग है ये तो डिनाई नहीं कर पाएगा कि ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन इसकी ड्यूटी या तो ढूंढ के लाए। स्टेट को पार्टी बना सकते हैं वो पर्सन या वो डिपार्टमेंट जो उसको डिनाई कर रहा है, उसको वो पार्टी बना करके। डेथ किसी का राइट नहीं हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के डेथ का जो इफेक्ट होता है, उसके डेथ के कारण किसी को कोई अधिकार जो प्राप्त होना है, उसके लिए वो व्यक्ति दावा करता है और उसको वो चीज नहीं मिल रही है, तो वहां पर कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो जाता है। सिंपल कोई डिक्लेरेशन का सूट लेकर के आएगा और उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, मान लीजिए, तो बिना कॉज ऑफ एक्शन के कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं है सिविल कोर्ट में। ऑर्डर 7 रूल 11 में आप वो सूट जिसमें कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है खारिज कर देंगे। तो किस चीज पे हमें फोकस करना है? सबसे पहले हमें फोकस करना है कॉज ऑफ एक्शन पे, वाद का कारण उसमें दर्शित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैंने अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बात करी तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे। डिस्ट्रिक्ट जज हरदोई वर्सेस सौरभ कुमार का ये केस है। इसमें स्पेशल अपील नंबर, इसका साइटेशन कोई रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए इसका साइटेशन मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको, लेकिन ये आपको अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आप देखेंगे इसको तो मिल जाएगा, या आप इंडियन कानून.org में अगर आप इसको सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। स्पेशल अपील नंबर 767 ऑफ 2012, ऑर्डर डेट है 21/7/2014। इस केस के फैक्ट मैं आपको बता दूं, हरदोई का ये केस है, डिस्ट्रिक्ट जज हरदोई वर्सेस सौरभ कुमार। ये जो सौरभ कुमार हैं, इनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरदोई में एम्प्लॉई थे, क्लास 3 एम्प्लॉई थे। 96 में इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगी और उसके बाद से वो ड्यूटी करने गए और वो लापता हो गए, नहीं आए लौट करके। इनकी माताजी ने, सौरभ जी की माताजी ने डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां, और सिविल जज जूनियर डिवीजन हरदोई की कोर्ट ने डिक्लेरेटरी सूट उनका डिक्री किया। और जो ऑपरेटिव पोर्शन है यहां पे मैंने उसको अपने पीपीटी में शामिल किया है। क्या लिखा? दावा याचीगण विरुद्ध प्रतिवादी सभ्य डिक्री किया जाता है। जरिए डिक्री घोषणात्मक ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय सिरदार सिंह निवासी ग्राम भटपुरुआ मजरा फरीदपुर परगना बंगर थाना सुरसा तहसील जिला हरदोई को मृत घोषित किया जाता है। ये सिविल जज जूनियर डिवीजन ने ये डिक्री पारित करी और इस डिक्री को लेकर के ये जो सौरभ कुमार है, जो उनका पुत्र है ओम प्रकाश जी के, वो उन्होंने कंपनसेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट जज के यहां। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज सर ने क्या कहा कि वो जो रूल्स हैं, उस रूल्स में जो डेथ है
सर्विस के लिए, वो एक्चुअल डेथ होनी चाहिए। प्रिजम्पशन के बेस पे कोई डेथ के आधार पर इनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। फिर उस ऑर्डर को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद सिंगल जज की बेंच थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है, और ये डिक्री जो सिविल कोर्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए इसे सर्विस दी जानी चाहिए। फिर इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस ऑर्डर से संतुष्ट न होने के उपरांत ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज सर की तरफ से फिर सेम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही एक लेटेस्ट पेटेंट अपील जो सेम कोर्ट में डबल बेंच में की गई, और डबल बेंच में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें इस पर अपना थोड़ा सा मत व्यक्त किया। और क्या कहा दिखाते हैं आपको। इसमें ऑनरेबल इसमें एक केस और साइट किया गया था, रवि तिवारी का केस था, जिसमें लगभग सेम फैक्ट्स थे, उसका ग्राउंड लिया गया था। और उस केस में यह कहा गया कि भाई इस तरह से अगर नौकरी देने लगे और कोई व्यक्ति 7 साल के बाद आ जाता है जिंदा होकर के, तो क्या परिस्थिति होगी। तो उसके बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए डिवीजन बेंच ने यह कहा कि विद प्रोफाउंड रिस्पेक्ट वी आर इन रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट विद द जजमेंट एंड proposition of law dealt with by the honorable single judge in the case of Ravi Shankar Tiwari seems to be not correct. The doubts has been raised in para 12 of the judgment that in case a person comes back being alive after 7 years, the situation will be anomalous. Respectfully, we would like to express our opinion that it is not for the court to raise a presumption on unfounded ground. Provisions contained in section 107 and 108 read with section 56 of Indian Evidence Act dealt with the public interest and for welfare of the people, and any presumption drawn which go against the spirit of section 107 and 108 of Indian Evidence Act shall not be correct. Ordinarily, in case it is found that a person is missing for more than 7 years, then the statutory provisions under section 107 and 108 should be given effect. The right following from statutory provision may not be taken away on a presumption based on unfounded ground. What will happen in due course of time in case statutory provision is implemented affects adversely should be looked into by the legislature and not by the court. ये आपका विषय नहीं है, ये कोर्ट का विषय नहीं है कि वो इस बात पे विचार करे कि 7 साल के बाद वो जिंदा होकर के आ जाता है तो क्या होगा। नहीं, ये 107 और 108 एविडेंस एक्ट में जो दिया गया है उसको प्रॉपरली उसका इफेक्ट होना चाहिए। इसमें कई, इस रूलिंग को आप जरूर पढ़िएगा, उसको वेबसाइट से देख करके। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स को कोट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई भी ऐसी चीज जिसका प्रिजम्पशन प्रावधानित किया गया है जिसको जो कि एक्चुअल में नहीं है, तो वो वेलफेयर के लिए है और उसको जब वैसी सिचुएशन आती है तो निश्चित रूप से वो प्रिजम्पशन किया जाना चाहिए। बाद में क्या होता है, बाद में उस प्रिजम्पशन का क्या इफेक्ट होता है, ये प्रिज्यूम करके आप किसी को रिलीफ देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो इस रूलिंग को आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आपको लेटेस्ट अपने 2020 में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल का जजमेंट है, इसको भी आप पढ़िएगा। इसमें अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिक्री ही पारित कर दी। कई बार ये क्वेश्चन उठते हैं ना कि वो उसमें एंसिलरी रिलीफ सीख करके ले आए और उसमें डिक्लेरेशन अलग से सीख करे तो मेंटेनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सारी लॉजिक्स को खत्म करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिए इसको,
श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 17 जनवरी का ये जजमेंट है। इसका सेकंड अपील नंबर नोट कर लीजिए, इससे ये जजमेंट आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के। सेकंड अपील नंबर 192 ऑफ 2007, 17 जनवरी 2020 यानी इसी साल के जनवरी के 17 तारीख को ये जजमेंट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और क्या कहा, वंस द फैक्टम ऑफ lodging a report and not hearing about that person for 7 years or more is proved and admitted by the defendant employer of the husband in regard to whom declaration is being sought is sufficient to hold that requirement of section 108 of Evidence Act has been fulfilled. It has been arbitrarily held by the learned civil judge senior division that the plaintiff was obliged to seek any other declaration in regard to claim of service benefits in addition to the declaration of civil death. सिविल डेथ के डिक्लेरेशन की जो रिलीफ है उसके एडिशन में भी उसे कोई एंसिलरी रिलीफ उसको सीक करनी चाहिए थी। ये जो व्यू है जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिया है ये व्यू गलत है। अकॉर्डिंगली सेकेंड अपील नंबर सो एंड सो इज अलाउड। इम्प्यूग्न जजमेंट एंड डिक्री डेटेड so and so passed by learned additional district judge court number 5 Jhansi in civil appeal number so and so and judgment and decree passed by learned civil judge senior division in original suit number so and so while judgment and decree dated so and so are set aside. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें डिक्री पारित किया और डिक्री पारित सिविल डेथ की डिक्री ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पारित किया है। और क्या कहा उसमें, देयर शैल बी अ डिक्री to the effect that it is declared that the husband of the plaintiff, namely Sri Govind Prasad Sharma, son of late Devendra Prasad Sharma, who was employed in the office of DRM Jhansi Division Jhansi, is dead and his death is civil death as he is missing from 9 to 1993 is not heard of till date of filing the application in 2002. इसके आगे भी जाकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इट इज डायरेक्टेड दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू अ डेथ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन इशूड इन फेवर ऑफ द अपीलेंट। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू यह है कि आप सिविल डेथ की डिक्लेरेशन की डिक्री पारित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अगर इस तरह का कोई केस आता है तो आपके पास ये 2 रूलिंग्स हैं, इनको आप साइट करिए और रिलीफ दीजिए। हाँ, जो मैंने शुरुआत में बात की, काज ऑफ एक्शन जरूरी है। ये दर्शित होना चाहिए कि वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद कारण उत्पन्न हुआ है ये कैसे होगा, जबकि उस परिस्थितियों का वो जिक्र करेगा जिस परिस्थितियों में उसके लिए ये आवश्यक हो गया है कि वो डेथ की डिक्लेरेशन की रिलीफ सीख करे, उन परिस्थितियों का उल्लेख करेगा और उन व्यक्तियों को पक्षकार बनाएगा जो वो रिलीफ उसे जो उसके इफेक्ट यानी डेथ का जो इफेक्ट है उससे जो उसे लाभ मिलना चाहिए वादी को वो देने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें पक्षकार बनाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य को पक्षकार बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में काज ऑफ एक्शन अवश्य दर्शित होगा और उसमें आप सिविल डेथ की डिक्लेरेशन की डिक्री दे सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप दीजिए या ना दीजिए, बट लॉ ये है, अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहीं भी इसको मना नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कई केसेस गए हैं कंपल्सरेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट पे, उसमें ये प्रश्न उठा है कि डेथ की डेट क्या होगी। ये प्रश्न विवादित रहा है जब भी आप पढ़ेंगे रूलिंग, लेकिन मेंटेनेबल नहीं है ये। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस में कहा हो तो मैंने अभी तक उसे नहीं पढ़ा। तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आपको डिक्लेरेटरी सूट डिसाइड करने हैं, अपने डिस्कशन का इस्तेमाल करना है सेटल्ड प्रिंसिपल्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।